मैं ज्योति सिंह और आज कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र इकाई 3 इसका मैं भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। हमने पिछले वीडियो में इकाई 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंकों के प्रश्न, यहाँ तक के प्रश्न मैंने पार्ट 1 में समझाया था। आज हम पार्ट 2 में 4 अंकों के प्रश्न और 5 अंकों के प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहला है हमारा 7वां प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 4 अंक का है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से समानांतर माध्य की गणना कीजिए। समानांतर माध्य की गणना करने के लिए हम सबसे पहले इसको इस तालिका के रूप में लिख लेंगे। इस तालिका में हमें ये ज्ञात करना है, हमको प्रश्न दिया था कि समानांतर माध्य ज्ञात करना है, जिसमें हम पहले प्राप्तांक लिख लिए हैं 20, 30, 40, 50, 80 तक, और जो छात्र संख्या थी 2, 3, 5, 8, 6, 5 और 1। समानांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। समानांतर माध्य को हम x बार के द्वारा व्यक्त करते हैं। समानांतर माध्य को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f की जगह हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है हमको सूत्र में मान ज्ञात करने के लिए या समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमको n ज्ञात करना पड़ेगा। तो सिग्मा f या n कहाँ से निकलेगा? हम सिग्मा f को, जितने f के मान है, आवृत्ति हैं, इनका योग ज्ञात कर लेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? सिग्मा f। दूसरा हमको आवश्यक चीज है सिग्मा fx। सिग्मा fx कैसे ज्ञात होगा? f इंटू एक्स। f इंटू एक्स देखिए कैसे किया है मैंने। f का मान है हमारा 2 और x की वैल्यू है हमारी 20। ये हमारी 20 कितना हो गया हमारा? 40। इसी प्रकार 3 इंटू 30, 5 इंटू 40, 8 इंटू 50, 6 इंटू 60, 5 इंटू 70 और 1 इंटू 80। इस तरह से हमने fx ज्ञात कर लिया। और सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा fx fx का योग हम कर लेंगे जितनी वैल्यू है, तो कितना आया हमारा? 1520। अब हमको दोनों वैल्यू ज्ञात हो गई सूत्र के लिए। सिग्मा fx बटे सिग्मा fx की वैल्यू भी हमको पता हो गई, ये है हमारी सिग्मा fx की वैल्यू, और सिग्मा f की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ये है हमारी 30। फॉर्मूले में हम मान रख देंगे तो हमारा x बार कितना आ गया? समानांतर माध्य आ गया हमारा 50.66। इस प्रकार से इसका उत्तर हमारा होगा समानांतर माध्य बराबर होगा हमारा 50.66। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित सारणी में एक कारखाने के 10 मजदूरों की दैनिक आय दी गई है। इनका समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसको भी हम व्यवस्थित रूप में तालिका के रूप में लिख लेंगे, जिससे हम गणित सरलता से कर सकें। हमको क्या ज्ञात करना था? समानांतर माध्य। समानांतर माध्य का सूत्र क्या है? सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सूत्र में हमको सूत्र की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए है? n चाहिए है। तो मजदूरों की टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारा 10। इस प्रकार से n बराबर हमारी जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकली? 10। और सिग्मा x कैसे निकलेगा? x को हम जोड़ लेंगे तो हमारा ये जितनी x की वैल्यू है इसको जोड़ने से हमको प्राप्त हुआ 2400। अब हम इनका वैल्यू रख लेंगे। n इज इक्वल टू हमारा 10 हो गया और सिग्मा x इज इक्वल टू 2400। इस प्रकार से हम सूत्र में मान रख देंगे तो सिग्मा x बराबर आ गया हमारा 240। तो समानांतर माध्य क्या आ गया हमारा? 240। तो उत्तर इसका हो गया 240। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न श्रेणी से भूयिष्टिक निकालिए। भूयिष्टिक या बहुलक। इस तालिका को हम देखकर ही भूयिष्टिक ज्ञात कर सकते हैं।
उपरोक्त तालिका का निरीक्षण करने से पता चलता है कि 30 अंक, देखिए 10 में छात्रों 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 13। 20 अंक प्राप्त करने वाले 16, 30 अंक के 55, 40 मार्क्स के 18 और 50 मार्क्स प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं वो 12 हैं। तो उपरोक्त तालिका को देखने से ये पता चलता है कि 30 अंक कक्षा में सबसे ज्यादा छात्रों को मिले हैं। कितने छात्रों को मिले हैं? 55 छात्रों को, जो कि सबसे अधिक है। ये देखिए 13, 16, 55, 18 और 12। अतः 30 अंक पर सर्वाधिक छात्र संख्या है, यही उत्तर क्या होगा? बहुलक होगा। तो बहुलक को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? Z के द्वारा। हमको भूयिष्टिक ज्ञात करना है ना, भूयिष्टिक हम किससे व्यक्त करते हैं? Z से। तो सबसे अधिक 55 छात्रों को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 30। हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि भूयिष्टिक क्या अधिकतम आवृत्ति वाली संख्या क्या होती है? भूयिष्टिक होती है। तो इस तरह से जो यहाँ उत्तर होगा वो सीधा सा है हमारा 30 होगा। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अंकों से मध्यिका मूल्य का परिकलन कीजिए। यानी ये जो हमको तालिका दी है इससे हमको मध्यिका ज्ञात करना है। मध्यिका ज्ञात करने के लिए तालिका को हम इस प्रकार लिख लेंगे और हम आवृत्ति के को सभी आवृत्तियों को जोड़ के हम क्या प्राप्त कर लिया? हमने n प्राप्त कर लिया। 1 + 9 + 26, 59, 72, 52, 29, इसको जोड़ने से हमको n कितना प्राप्त हो गया? 256। मध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है? संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति कैसे निकलती है? हम आवृत्तियों को जोड़ के निकालते हैं। ये देखिए पहले की क्या है? 1 है, दूसरे की ये 1 आ गया प्लस ये 9 आ गया, कितना हो गया? 10। अब ये 10 आ गया हमारा यहाँ और इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 26। इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया 36। अब यहाँ आ गया ये हमारा 36 और इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 59। इस प्रकार से हमको 95 प्राप्त हो गया। फिर ये 95 में हम क्या जोड़ देंगे? ये 72, तो ये हमको प्राप्त हो गया 167। 167 यहाँ आ गया और इसकी आवृत्ति हो गई हमारी 52, ये हो गया 219। 219 यहाँ आ गया और इसकी आवृत्ति क्या हो गई? 29। इस प्रकार से हमको 248 प्राप्त हो गया। 248 को हमने यहाँ ले आए प्लस 7, इसकी आवृत्ति हो गई। इस प्रकार से 255 प्राप्त हुआ। 255 प्लस 1, ये वाली इसकी आवृत्ति 1 है। इस प्रकार से संचयी आवृत्ति कितनी प्राप्त हो गई? 256। जो संचयी आवृत्ति का अंतिम अंक होता वही हमेशा n के बराबर होता है। अब हम सूत्र मध्यिका का जो सूत्र है, मध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, मध्यिका को हम कैपिटल M के द्वारा व्यक्त करते हैं। M बराबर होता है पद आकार n+1/2वां पद। n की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। n बराबर कितना प्राप्त हुआ था? 256। अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। n की जगह हो गया हमारा 256 + 1वां पद, तो ये हो गया हमारा 256 + 1 257। डिवाइड किया, 2 का भाग दे दिया हमने, तो कितना प्राप्त हो गया? 128.5। हमारी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 128.5। इससे यह सिद्ध होता है कि 128.5वें पद का मूल्य मध्य का मूल्य होगा। इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? संचयी आवृत्ति देखना पड़ेगा। संचयी आवृत्ति में देखने से यह ज्ञात होता है कि ये जो 128.5 है ये किस इकाई में आ रहा है? क्या 95 में आ रहा है 128? नहीं, 128.5 किस वर्ग में आ रहा है? 167 में। किस में आ रहा है ये? 167वीं संचयी आवृत्ति में शामिल होगा। 167वीं संचयी आवृत्ति का पद मूल्य कितना है? 14 है। कितना है? 14 है। इसीलिए जो इसका उत्तर होगा मध्यिका का वो कितना होगा?
14 होगा। इसका उत्तर क्या होगा? मध्य का मूल्य कितना होगा? 14। इसका मतलब है कि जो हम ये सूत्र में मान निकालते हैं और इस मान को हम किस में ढूंढते हैं? संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति देखिए 128.5 का मतलब है 95 से बड़ा है और 167 के वर्ग में आ रहा है, इसलिए हम ये वर्ग को चुनेंगे और मध्य का वर्ग कितना होगा हमारा? 14 होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मध्य का वो होगा 14। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न संख्याओं का मध्य का मूल्य निर्धारित कीजिए। पहले हम तालिका में दी गए मदों को क्रमबद्ध आरोही या अवरोही क्रम में हमको लिखना चाहिए, लेकिन मैंने एक ही प्रकार से हल किया है, इसको आरोही क्रम में लिखा है। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम इसका सूत्र देखेंगे मध्यिका का। देखिए आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 20, यानी आरोही क्रम का मतलब है हमने बढ़ते हुए क्रम में, क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख लिया। सूत्र मध्यिका का क्या है? m बराबर पद आकार n+1/2वां पद। n कितना दिया हुआ है? हमारे कुल संख्याएं कितनी हमारे पास? 9 है, तो n की वैल्यू कितनी है? 9 है। सूत्र में हम मान रख देते हैं 9+1/2वां पद, यानी क्या हो गया हमारा? 10/2 और ये हो गया 10/2 यानी 5वां पद। अब 5वां पद देखिए किस में आ रहा है? क्रम संख्या में ये आ रहा है 5वां पद, यानी उत्तर कितना होगा? मध्य का कितना होगा हमारा? 12 आएगा। बहुत आसान है ये प्रश्न भी। अब हमारा है प्रश्न 8। प्रश्न बैंक के अनुसार ये हमारा प्रश्न 8 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न है हमारे ये 5 अंक के रहेंगे, इसीलिए हमको इनमें 5 अंक के लायक गणित आपको प्रश्न का उत्तर उतने शब्द सीमा में आपको लिखना पड़ेगा। इसका पहला प्रश्न है हमारा, असमान वर्गांतरों में क्या लिखा है? असमान वर्गांतरों में मध्यिका की गणना कैसे की जाती है? कैसे वर्गांतर? असमान। और किसकी गणना करना है हमको? मध्यिका की गणना करना है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। असमान वर्गांतर वाली श्रृंखलाओं में हमको मध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा असमान वर्गांतर क्या है। ये बोल रहा है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो मैंने एक उदाहरण लिया है। कैसा उदाहरण लिया है? जो असमान वर्गांतर वाला है। वर्गांतर देखिए 0 से 5, यहाँ वर्गांतर 5 है, 5 से 10, यहाँ पे वर्गांतर 5 है, यहाँ 10 से 20, यहाँ वर्गांतर कितना दिया है? 10, 20 से 30, यहाँ भी वर्गांतर कितना है? 10, 30 से 50, यहाँ वर्गांतर कितना है? 20 है, 50 से 70, यहाँ वर्गांतर कितना है? 20 है, 70 से 100, यहाँ वर्गांतर है 30। हमने जो उदाहरण लिया है वो असमान वर्गांतर वाला लिया है। वर्गांतर कैसे निकालते हैं पता है ना आपको? L2 माइनस L1। इसका L2 कितना है? 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 30। तो इस तरह से मैंने ये जो उदाहरण लिया है ये असमान वर्गांतर का लिया है। इसमें हम मध्यिका की गणना कैसे करते हैं? इस प्रकार की श्रृंखला में मध्यिका ज्ञात करने के लिए वर्ग विस्तार को समान करने की आवश्यकता नहीं होती। हमको मध्यिका ज्ञात करने के लिए ये जो वर्गांतर है इसको एक समान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। असमान वर्ग विस्तार वाले वर्गांतरों के आकार पर ही मध्यिका मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। यानी इस गणित को, इस उदाहरण को हमको बदलने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी गणित से मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये भी देख लेते हैं हम। ये अभी हमने जो उदाहरण लिया था ये उदाहरण है, इसको हम गणित करने के लिए इस रूप में लिख लेते हैं। ये देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 और 70 से लेके 100 तक, और जो आवृत्ति हमने ली थी उसको भी यहाँ हमने नोट कर लिया। ये n आवृत्ति को जोड़ के हमने क्या ज्ञात किया? n बराबर 156, सभी आवृत्ति को हमने जोड़ लिया। आपको पता है कि मध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ता है? संचयी आवृत्ति। देखिए मैंने पिछले बार ही आपको विस्तार से बता दिया कि संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। पहले का तो सीधे 12 है, दूसरे का क्या होगा? 12 धन 15,
तो कितना प्राप्त हो गया 27। तीसरे का कैसे होगा 12 धन 15 धन 25 तो कितना प्राप्त होगा 52। इसी प्रकार इसका करेंगे 12 धन 15 धन 25 धन 40 तो कितना प्राप्त हो जाएगी इसकी संचयी आवृत्ति 92। और इसको भी जोड़ लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगी 134। और हमने 14 को भी ऐड कर लिया तो ये हमारी संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति का मतलब होता है इसको हम CF से भी व्यक्त करते हैं। आवृत्ति मतलब F और संचयी आवृत्ति को CF से व्यक्त करते हैं। और लास्ट वाले की संचयी आवृत्ति क्या हो जाएगी 8 भी ऐड कर लेंगे तो हमारा हो गया 156। मैंने बताया था कि संचयी आवृत्ति और n हमेशा बराबर रहेगा। इसका सूत्र क्या है हमारा पद आकार। ये देखिए यहाँ पर सतत श्रेणी में जो सूत्र है हम कौन सा लगा रहे हैं n/2। वैसे जो वर्गांतर वाली नहीं थी उसमें हमने सूत्र क्या लगाया था n+1/2वां पद। और सतत श्रेणी वाली जो हमारी तालिका होगी उसमें जो हमारा सूत्र मध्यिका ज्ञात करने के लिए होगा वो n/2वां पद होगा। n कितना है हमारा 156। वैल्यू हम रख देंगे n की जगह 156/2 तो हमारा हो गया 78वां पद। 78वां पद। अब ये 78वां वी मद जो है हमारी 78 किस में आ रही है 12 में भी नहीं आ रही, 27 में भी नहीं आ रही, 52 में भी नहीं आ रही, किस में आ रही है 92। 92वीं संचयी आवृत्ति में स्थित है। इस संचयी आवृत्ति का जो वर्गांतर है वो कितना है 20 से 30। यानी हमने क्या ज्ञात कर लिया अभी क्या ज्ञात किया हमने मध्यिका का मूल्य वर्गांतर निकाल लिया हमने। तो ये हमारा 92 जो वैल्यू है जो 78 है वो किस में आ रही है 92 संचयी आवृत्ति में। अर्थात मध्यिका का जो मूल्य है वो किस में स्थित है 20 से 30 के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है 20 से। ये हमने कहाँ से प्राप्त किया बेटा ये हमने प्राप्त किया 78वां पद। इसको हम कहाँ ढूंढते हैं संचयी आवृत्ति में देखते हैं। संचयी आवृत्ति में ये 78वां पद किस में आ रहा है 92 में। तो इस तरह से ये जो वर्ग का हमने चयन किया है वो किससे किया है इस वर्ग से। अभी हमने देख लिया कि 92 वाला पद था ये 20 से 30 ये वाला वर्ग था। अब हम ज्ञात करेंगे इससे मध्यिका। मध्यिका को ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र होता है m = L1 + n/2 - CF/F × I। n कितना है हमारा 156। ये हो गया हमारा 156। CF जो वर्ग होता है हमारा संचयी आवृत्ति उससे एक ऊपर का जो पद होता है ये होता हमारा CF। तो एक ऊपर कितना है 52 तो CF की वैल्यू कितनी हो गई 52। L1 कितना है L1 हमारा 20 है ये हमारा 20। L2 होता तो क्या होता 30 होता। हमको वैल्यू किसकी चाहिए 20 की। इसके बाद है हमारा F कितना है हमारा 40। I है ये स्मॉल I है स्मॉल I यानी वर्गांतर। वर्गांतर कितना होगा L2 - L1। L2 कितना हमारा 30 - 20 तो कितना आ गया हमारा I 10। इस प्रकार से सूत्र में वैल्यू रखने के लिए हमने सभी चीजें निकाल ली। सूत्र में L1 हमारा 20 हो गया 156/2 यानी n/2 - 52। 52 क्या था हमारा CF अपॉन 40 × I मतलब 10। इसको हमने सॉल्व कर लिया 2 से 156 को काटा तो हमारा 78 आ गया। 20 + 26 78 में से 52 घटा दिया तो कितना प्राप्त हुआ हमको 26 × 10। 20 प्लस ये इसको हमने 0 को काट दिया और 4 को भाग दे दिया 26 से तो ये हमको प्राप्त हो गया 6.5। इस प्रकार से जो मध्यिका इसका उत्तर होगा हमारा 26.5
5। तो इस तरह से ये वाला जो गणित है आपके 5 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। तो आप इस गणित को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा असमान वाला, क्योंकि इसको आपको उदाहरण सहित समझाना है और ये 5 अंक का प्रश्न है। इसलिए आप 2-3 बार अभ्यास कर लीजिए, या आपके बुक में और सरल प्रश्न यदि दिया हो तो आप और सरल प्रश्न का उदाहरण ले सकते हैं। परंतु शर्त यहाँ पे ये है कि ये जो वर्गांतर है ये कैसा होना चाहिए, हमको असमान वर्गांतर वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। सतत श्रेणी में मध्यिका की गणना कैसे की जाती है? अभी हमने कैसे किया था हमने असमान वर्गांतर वाली। अब हमको बताना है सतत श्रेणी में मध्यिका की गणना कैसे होती है। यहाँ भी हमको काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। सतत श्रृंखला में मध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया जाता है। सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ता है, आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, या हम आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर आवृत्ति को संचयी आवृत्ति में परिवर्तित करते हैं। अभी हमने गणित किया था, उसमें आपने देख लिया था कि आवृत्ति को हमने संचयी आवृत्ति में कैसे परिवर्तित किया। फिर निम्नलिखित सूत्र के द्वारा मध्यिका वाली मद ज्ञात करते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। ये सूत्र था हमारा m बराबर पद आकार n/2वां पद। देखिए यहाँ पे n/2वां पद है, किसके लिए, सतत श्रेणी के लिए। n यहाँ पे क्या है, आवृत्ति का जोड़। फिर क्या करेंगे हम, निम्नलिखित सूत्र से मध्यिका वाली जो मद है उसको हम ज्ञात करेंगे। सतत श्रृंखला में मध्यिका का मूल्य निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है हमारा L1 + n/2 - CF/F × I। देखिए आपको बहुत सरल है ये सूत्र भी, आप 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। L1 है और बीच में जो भी चीजें दी हुई हैं F वाली दी है, और आखिरी में जो हमको दिया है वो I दिया हुआ है। L1 क्या है, मध्यिका वर्ग की निचली सीमा। CF है हमारी मध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति। अभी मैंने तालिका में बताया था ना आपको, आपने देखा था संचयी आवृत्ति वाली वर्ग देखा था, उसके हमने पहले वाले का जो सिलेक्शन किया था वो था हमारा संचयी आवृत्ति। F है मध्यिका वर्ग की आवृत्ति और I है मध्यिका वर्ग का वर्गांतर। तो इस तरह से सतत श्रेणी में हम मध्यिका निकालने के लिए 4 स्टेप लेते हैं। अब इसमें आपको एक उदाहरण भी देना है, उदाहरण भी आपको अपने मन से देना है। तो जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यिका ज्ञात कीजिए, इसको आप पिछले उदाहरण में भी लिख सकते हैं। यदि आप इसी गणित का अभ्यास करेंगे तो इस प्रश्न को आप 3 नंबर के प्रश्न क्रमांक 3 में भी इसका उदाहरण दे सकते हैं। इसमें भी हमको दिया है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये देखिए मैंने तालिका को ऐसे लिख लिया है। इससे सबसे पहले हम निकालेंगे, आवृत्ति को जोड़ के n निकालेंगे, और मध्यिका में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, संचयी आवृत्ति। वही 5 धन 9 14, 14 धन 10 24, 24 धन 6 30, 30 धन 8 38 और 38 धन 10, ये हो गया हमारा 48। अब हम इसको क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे। ये देखिए n/2वां पद, हमारा n कितना आ गया 48, हमने 48/2 कर दिया। 48/2 यानी पद आकार हमारा कितना आ गया, 24वां पद। 24वां पद कहाँ आ रहा है, देखिए किस में ढूंढते हैं हम। आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, यहाँ पहुंचने के बाद हमको केवल क्या देखना है, संचयी आवृत्ति। 5 में है क्या, नहीं है। 14 में है, नहीं है। यानी 24वां पद किस में आ रहा है, 24 में ही आ रहा है। तो जो हमारा वर्गांतर होगा वो कौन सा वर्ग होगा, 15 से 20। यह मद 24 संचयी आवृत्ति में शामिल है, यह मद 15 से 20 वर्गांतर में है। यानी हमको अब ये वर्ग प्राप्त हो गया। अब हम सूत्र की सहायता से मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। मध्यिका का सूत्र कितना है, m बराबर L1 प्लस ये है, L1 बराबर कितना है हमारा, ये है हमारा 15, ये हो गया हमारा 15। n बराबर हो गया 48, ये 48/2। CF कहाँ दिया है,
अभी हमने देखा था संचयी आवृत्ति के पहले का वर्ग, CF कितना हमारा 14, ये लिखा हमने 14। F कितना है, ये हमारा F 10 हो गया। वर्गांतर I बराबर वर्गांतर, 20 में से हम 15 को घटा दिए तो हमको कितना प्राप्त हो गया, 5, यानी ये हमारा I हो गया। इस प्रकार से हमने इसको काट दिया तो 24 हो गया, 24 माइनस 14 यानी 10 हो गया। इस प्रकार से 15 प्लस 5, तो आंसर हमारा हो गया 20। तो ये जो प्रश्न है आप प्रश्न क्रमांक 3 के उदाहरण में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको उसमें सतत श्रेणी का उदाहरण देना था। मैंने दो बार इसलिए नहीं किया क्योंकि यही जो उदाहरण है आप उसमें भी लिख सकते हैं। अब हमारा है अंतिम प्रश्न है 5 अंक वाला, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य की गणना कीजिए। देखिए तालिका बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ अंक से कम, ये नॉर्मल तालिका नहीं है, ये से कम वाली तालिका है। से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। ये देखिए इसको मैंने वर्गांतर में परिवर्तित कर लिया। 10 से कम को मैंने क्या लिखा, 0 से 10। 20 से कम 10 से 20 कर लिया। फिर 30 से कम को मैंने काय में परिवर्तित कर लिया, 20 से 30, और 30 से 40, और ये हो गया हमारा 40 से 50। ये जो अंक से कम तालिका को मैंने वर्गांतर में परिवर्तित कर लिया। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, इसको वर्गांतर में परिवर्तित किया। अब इसका मध्य मूल्य, हमको माध्य निकालने के लिए इनका मध्य मूल्य की जरूरत पड़ेगी। तो 0 से 5 कितना हो गया, 5। 10 से 20 का 15। ये कैसे ज्ञात करते हैं, 10 धन 20 बटे 2, यानी 30/2, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 15। इसी प्रकार इसका 25, इसका 35 और इसका हो गया हमारा 45। तो ये सबसे पहले फिर हमने क्या किया, मध्य मूल्य ज्ञात किया। अब ये देखिए छात्र संख्या क्या दी हुई है, 3, 8, 17, 20 और 22। परंतु इसको हमको से कम तालिका में परिवर्तित करने के लिए, हमें आवृत्ति निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे पहले की तो आवृत्ति 0 से 10 के बीच जो छात्रों की आवृत्ति होगी, छात्र संख्या होगी, वो 3 होगी। परंतु 10 से 20 में क्या हो जाएगा, ये जो 8 है, ये छात्र संख्या जो 8 दी हुई है, इसका मतलब है कि ये 0 से लेके 20 तक कितने छात्रों को प्राप्त हुआ था, 8 छात्रों को। परंतु 10 से 20 कितने छात्रों को प्राप्त हुआ है, 8 में से हम 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 10 से 20 की आवृत्ति कितनी निकल जाएगी, 5। इसी प्रकार 17 में से हम क्या कर देंगे, 8 को घटा देंगे, तो 20 से 30 की बीच की आवृत्ति निकल जाएगी। फिर 30 से 40 के बीच की आवृत्ति क्या है, 20 है। 20 में से हम क्या कर देंगे, 17 को घटा देंगे, तो इसकी 30 से 40 की आवृत्ति कितनी निकलेगी, 3। यानी 40 से 50 के बीच कितने छात्रों को मिले हैं, 22 में से 20 घटा देंगे, तो कितने छात्रों को 40 से 50 के बीच अंक प्राप्त हुए हैं, 2 छात्रों को। तो इस प्रकार से जब से कम तालिका होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस निकाल के हम F आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है समानांतर माध्य ज्ञात करने का, समानांतर माध्य को हम x बार से व्यक्त करते हैं। x बार बराबर होगा सिग्मा fx अपॉन f। देखिए सिग्मा f तो हमारे पास है, सिग्मा f कितना है, 23। लेकिन सिग्मा fx निकालने के लिए f इंटू एक्स, f कितना है यहाँ पे, 3 इंटू 5, 15, 5 इंटू 15, 75, 8 इंटू 25, 225, 3 इंटू 35। यानी हम क्या कर रहे हैं, f इंटू एक्स कर रहे हैं, तो कितना प्राप्त हो गया, 105। फिर ये हो गया हमारा f यहाँ पे 2 है इंटू 45, fx कितना हो गया हमारा 90। जब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो हमको प्राप्त होगा सिग्मा fx। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, सिग्मा fx आ गया हमारा 510
और सिग्मा एफ आ गया हमारा 23। इस प्रकार से x बार इज इक्वल टू हो गया हमारा 23.17। तो हमारा ये उत्तर था। आपको गणित थोड़ा कठिन तो लग रहा होगा, लेकिन आप 2-3 बार अभ्यास ज़रूर कर लीजिए। और ऐसा कोई कठिन नहीं है, मैंने सबकी जो सरल मेथड है उसको लिया है और निश्चित रूप में आपके परीक्षा में आएगा, इसीलिए आप 2-3 बार अभ्यास कर लीजिए। हो सकता है कि जब हम लोग क्लास में समझाते हैं तो हम बहुत तरीके से समझा पाते हैं, परंतु वीडियो बनाने में आपके लिए मुझे थोड़ा तो परेशानी होती है, क्योंकि समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं फिर से। थैंक यू।